ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए दिल्ली के तीनों नगर निगमों के एकीकरण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक गौरव त्यागी और पत्रकार संतोष पाठक। दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो गया है। त्यागी जी, सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि जब ये विधेयक लोकसभा में पेश किया गया, राज्यसभा में पेश किया गया, तो विरोधी दलों की तरफ से ये कहा गया कि संसद को दिल्ली नगर निगम के एकीकरण से जुड़े इस कानून को बनाने का कोई अधिकार ही नहीं। हालांकि लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया कि दिल्ली जो है वो एक संघ शासित प्रदेश है और यहाँ सरकार अपनी जरूर है, लेकिन केंद्र को इस बारे में कानून बनाने का पूरा जो है अधिकार है। चूंकि ये एनसीटी जो है वो टेरिटरी है दिल्ली, इसलिए केंद्र को पूरा कानून बनाने का अधिकार है। तो जो विरोधी दलों की जो टिप्पणी थी, जो आलोचना थी, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए संतोष जी, पहली बार ऐसा नहीं है कि संसद से दिल्ली नगर निगम को लेकर चेंजेस किए हों। दरअसल दिल्ली नगर निगम अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये अंग्रेजों के टाइम में 1862 में पहली बार दिल्ली में प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए दिल्ली नगर आयोग का गठन किया गया। आजादी के बाद में अगर आप इसमें बिल में चेंजेस की बात करते हैं तो 1957 में पहली बार नगर निगम अधिनियम जारी किया गया था और 1958 में दिल्ली नगर निगम का गठन किया गया था, तब भी संसद से हुआ था। और उसके बाद में अगर 2012 की हम बात करें, जब दिल्ली को 3 निगमों में तोड़ा गया था, तब भी वो संसद से हुआ था। जो विरोधी दलों का जो सवाल है वो इसके समय की मंशा को लेकर है कि बिल्कुल जब निगम कंप्लीट कर रहा था तब चुनाव टालने के लिए बिल लाया गया, ऐसा उनका आरोप है। त्यागी जी, एक बात जो कहा गया राज्यसभा में जब चर्चा का जवाब दे रहे थे गृह मंत्री अमित शाह, तो उन्होंने बकायदा संविधान के अनुच्छेद 239 ए का हवाला देते हुए कहा था कि संसद को दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र से जुड़े किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है, क्योंकि दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है और केंद्र सरकार किसी पूर्ण राज्य के संबंध में इस तरह का विधेयक नहीं ला सकती। इसके बावजूद विरोधी दलों के विरोध करने की बड़ी वजह क्या लगती है आपको? उनकी बड़ी वजह वो है विरोधी दल हैं, और अगर दिल्ली के संदर्भ में आप बात करेंगे तो आज की डेट में अगर नगर निगम की बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी मुख्य विरोधी दल है। और उनका जो बड़ा आरोप है, उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी इस बिल के माध्यम से चुनाव को डिले करना चाहती है, क्योंकि नगर निगम का कार्यकाल कंप्लीट होने जा रहा है। 18 से 21 मई के बीच में तीनों निगमों का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। चुनाव की डेट फाइनलाइज होनी थी, डेट की घोषणा होनी थी। उस घोषणा से एकदम पहले ये आया कि नहीं, इन तीनों निगमों को एक किया जाएगा, तो उसकी टाइमिंग को लेकर उनका बड़ा आरोप है। लेकिन अगर हम दिल्ली में रहने वाले लोगों के नजरिए से देखें, दिल्ली के निवासियों से देखें, जो दिल्ली में जो तमाम श्रोता हमारे सुन रहे हैं, देश भर में जो सुन रहे हैं, ये जो नया कानून लागू होगा जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद और जब तीनों निगमों का एकीकरण हो जाएगा, तो क्या कुछ बदलाव दिल्ली की जनता पर पड़ेगा? दिल्ली में क्या कुछ बदलाव आएगा, क्या लगता है आपको? देखिए, उसमें बड़ा बदलाव तो ये है कि अगर आप दिल्ली को इस हिसाब से देखते हैं तो जब से दिल्ली में 3 निगम हुए हैं 2012 के बाद से, पिछले 10 साल हो गए हैं इसको, और एक रिव्यू भी बनता है कि 10 साल में जिन चीजों को कह के लाया गया था उसको, और जब 3 हिस्सों में तोड़ा गया था तो कहा गया था कि लोगों के लिए रीच में होगा निगम। तो अभी भी हम देखते हैं तो साउथ और नॉर्थ दोनों एमसीडी का जो दफ्तर है वो सिविक सेंटर में ही है। बाकी इसके अलावा हम देखते हैं तो जो पूर्वी दिल्ली नगर निगम है और जो उत्तरी दिल्ली नगर निगम है, वो दोनों ही भयंकर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। तो अगर एकीकरण होने के बाद में ये फंड वाला इशू हल होगा तो समस्याओं से भी निजात मिलेगा। नहीं, अगर इसके बैकग्राउंड की बात भी अगर हम करें त्यागी जी, कि 2012 में जब विभाजन किया गया था एक नगर निगम का 3 भागों में, तो आपने जैसे कहा कि ये कहा गया सुविधा बढ़ेगी, संसद के दोनों सदनों में भी इसको लेकर विस्तार से चर्चा हुई। गृह मंत्री ने खुद कहा कि उन्होंने तमाम फाइलों को खंगाला, उनको ये समझ नहीं आया कि 2012 में ये विभाजन क्यों किया गया था और ये असमान तरीके से किया गया था, ये संसद में सरकार की तरफ से ये कहा गया। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो क्या 10 साल पहले जो हुआ था, क्या वो तार्किक ढंग से नहीं किया गया था? और जो दिल्ली सरकार की क्या भूमिका होगी, कितना कंपलसरी होगा अनिवार्य रूप से उनके लिए नगर निगमों का बजट देना? मेरी इस संदर्भ में जब ये निगमों का एकीकरण वाला विषय चल रहा है तो मैं तमाम ऐसे लोगों से बातचीत हुई है जो उस टाइम मौजूद थे, जो उस टाइम पार्षद थे, जो उस टाइम विधायक थे, सदन में मौजूद थे, और उन सब लोगों को ये लगता है कि उसमें तर्क से ज्यादा महत्वपूर्ण चीज उस टाइम पॉलिटिकल चीजें थी। क्योंकि दिल्ली नगर निगम एकीकरण था, एक था, उसका मेयर होता था, उस मेयर का एक कद होता था, तो कहीं ना कहीं उस टाइम सरकार को ये लगता था कि भाई एक
समानांतर सरकार है। क्योंकि अगर आप दिल्ली नगर निगम देखेंगे तो दिल्ली नगर निगम जो है वो अपने अतीत में बहुत ही ताकतवर नगर निगम रहा है। मतलब कि दिल्ली नगर निगम में 1972 तक दिल्ली की अग्निशमन सेवाएं दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत थी। 1993 तक दिल्ली की बिजली और जल ये सब अधिकार जो है वो दिल्ली नगर निगम के पास था। डीटीसी तक दिल्ली नगर निगम के पास थी। धीरे धीरे दिल्ली के नगर निगमों को कमजोर किया गया, क्योंकि यहाँ दिल्ली में आप सब देखते हैं तो पावर का एक बड़ा लड़ाई है। दिल्ली सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, एलजी, नगर निगम। तो उस टाइम भी तार्किक रूप से चीजें नहीं की गई, उस टाइम भी पॉलिटिकल चीजें ज्यादा थी और इसीलिए और जल्दी में वो प्रस्ताव भी लाया गया और उस प्रस्ताव को विधानसभा से पास करके और सेंटर में भेजा गया और तब जो है इसको 3 हिस्सों में तोड़ दिया गया। और वो जब से टूटा है तभी से ही वो समस्या, हालांकि उस टाइम मुख्यमंत्री शीला जी थी तो उन्होंने तमाम घोषणाएं भी की थी कि हम इतना करोड़ रुपया निगम को हर साल देंगे, लेकिन वो कुछ हो नहीं पाया। और निगम जो है पूर्वी और उत्तरी नगर निगम तो बिल्कुल पिछड़ते चले गए। और जैसे दिल्ली देश की राजधानी है और पूरी दुनिया दिल्ली की तरफ देखती है तो निगम फैसिलिटीज के आधार पर वो चीजें बहुत पिछड़ गई। बिल्कुल। और 2012 का आपने जिक्र किया, दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी, कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, इसलिए बहुत आसानी से वो उस समय पारित हो गया और उस समय ये विवाद भी नहीं खड़ा हुआ कि केंद्र का अधिकार क्या है, राज्य का अधिकार क्या है। लेकिन आज की जो राजनीतिक परिस्थिति है, जो सरकार की तरफ से कहा गया, केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से कहा गया कि दिल्ली के 5वें वित्त आयोग ने 3 निगमों को करीब 40,500 करोड़ रुपए देने की अनुशंसा की थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने काफी कटौती कर दी। इसकी वजह से हालात खराब हुए। दिल्ली नगर निगम में कई बार हड़ताल देखने को मिली, वेतन को लेकर, तमाम अन्य मुद्दों को लेकर दिल्ली के निवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कहीं ना कहीं लगता है कि जो भेदभाव किया गया राज्य सरकार की तरफ से, अगर वो ना होता तो शायद ये निगमों के एकीकरण के प्रस्ताव लाने के, कानून लाने के लिए सोचने की जरूरत भी ना पड़ती। देखिए, इसमें दोनों ही तरह की चीजें हैं। इसके खर्च और इसका पैसा मिलने का इशू बार बार उठता रहा है, उस पर चर्चाएं होती रही हैं, बहसें होती रही हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है कि जब तीनों निगमों को अलग अलग किया गया तो 2012 के बाद में निगमों ने अपनी तरफ से किसी भी निगम ने कोई इनिशिएट ही नहीं लिया अपनी वित्तीय हालत को सुधारने के लिए। मतलब स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी तक दिल्ली में नहीं बनाई जा सकी है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि दिल्ली में एक अलग तरह की व्यवस्था है, पूरे देश में शायद नहीं होगी, कि यहाँ हर साल मेयर चेंज होता है। मतलब 5 साल के टेन्योर में हम 15 मेयर देखते हैं। तो ना तो कोई 5 साल की योजना पिछले 10 साल में कहीं दिखाई दी है, ना कोई प्लान दिखाई दिया है। और आपस का जो अलग अलग पॉलिटिकल चीजें हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, नगर निगम, उसके चलते निगम और पिछड़ते चले गए। अगर हम पार्षदों की संख्या की बात करें, जो अभी तीनों नगर निगम हैं, इनको मिला के 272 पार्षद है। नए कानून में ये कहा गया है कि 250 अधिकतम होगा, यानी ये मान के चले कि इससे कम होगा। इसको लेकर भी आपको लगता है कि इसका कुछ अलग तरह का असर पड़ेगा या ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है? देखिए, ये क्या है कि दिल्ली में पहले 134 पार्षद थे, बाद में इनको बढ़ाकर 272 किया गया और बाद में फिर निगम को 3 हिस्सों में तोड़ा गया। तो 3 हिस्सों का जब एकीकरण होगा तो उस एकीकरण में निश्चित तौर पर जो पार्षद वाली यूनिट है उसको छोटा भी किया जाएगा और संभवतः वो स्ट्रांग भी होगी पहले के मुकाबले। तो उसके लिए चलते संख्या पे तो हो सकता है कोई इशू हो कि भाई 272 से आप घटा के 250 कर रहे हैं, जबकि पिछले 10 साल में पॉपुलेशन बढ़ी है। 10 साल पहले 272 पार्षद थे। तो उस तरह की चीजें भी उसकी संख्या को लेकर हो सकती हैं जब उनका परिसीमन और रोटेशन होगा। क्योंकि कुछ इलाके जो अभी नगर निगम है वो कहीं मर्ज होंगे, वो पार्षद वाली कैटेगरी से बाहर निकलेंगे, वार्ड वाली कैटेगरी से, तो तब भी कुछ ना कुछ चीजें उसमें पॉलिटिकली हो सकती हैं। और आपको क्या लगता है कि हालांकि अभी तो उसको लेकर तस्वीर सामने आनी है कि मेयर के अधिकार को लेकर, मेयर के कार्यकाल को लेकर क्या कुछ सरकार कर सकती है, करेगी, या क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, दिल्ली में क्या है कि वो अभी जो मेयर की स्थिति है वो अपने 5 साल का अलग अलग रिजर्वेशन है। मतलब 1 साल एससी कैटेगरी में जाता है, महिला में जाता है, जनरल में जाता है, ओबीसी में जाता है। तो उसका जो मुझे बैड इफेक्ट दिखता है वो ये दिखता है कि जब 1 साल के लिए कोई मेयर बनता है तो कोई बड़ी प्लानिंग वो उस पार्ट पे काम नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि उनका टेन्योर खत्म होने जाना है। तो एक तो हो सकता है कि सरकार इस पर भी सोचे। दूसरा यह है कि जब तीनों निगम एकीकृत हो जाएंगे और एकीकृत मेयर होगा तो वो एक दिल्ली में पॉलिटिकल फिगर भी होगा। निश्चित तौर पर उसमें यह भी देखना होगा कि जो नया निगम का गठन होगा उसमें किस पार्टी की सरकार नगर निगम में आ रही है। तो अभी तो क्या है कि सेंटर में अलग गवर्नमेंट है, स्टेट में अलग है, निगम में अलग है। तो वहाँ उस तरह के क्या समीकरण बैठते हैं उसके हिसाब से ही फिर राजनीति की चीजें आगे या पीछे होंगी। अभी इसमें देखते हैं कि नई परिस्थितियों में क्या क्या अधिकार होते हैं, क्या क्या चीजें क्लियर होती हैं। तो नए बिल से चीजें क्लियर होंगी तो उससे हो सकता है कि कुछ नए रास्ते निकलेंगे दिल्ली के लिए। बिल्कुल त्यागी जी, चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे दिल्ली के तीनों नगर निगमों के एकीकरण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक गौरव त्यागी और पत्रकार संतोष पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com।